हेलो एवरीवन, हम लोग अब धीरे धीरे देखते देखते आरटीएस नंबर 10 तक आ गए हैं। टोटल 16 टेस्ट्स की हमारी श्रृंखला थी, जिसमें आज हम 10वें नंबर पर आ गए हैं। टोटल 9 टेस्ट आपने दे दिए हैं। दिस इज़ द 10th टेस्ट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, देखते हैं इनमें कैसे सवाल थे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई मार्क देम। ये जो टेस्ट था ये फुल सिलेबस का टेस्ट था। पहला सवाल इसमें कहा गया है कि सभी लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। रॉबर्ट्स लॉ का नाम आपने सुना होगा। रॉबर्ट्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है जब इंटरेक्शंस सिमिलर हो, जैसे आपस में है। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो दोनों के इंटरेक्शन एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ भी सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। दिस इज अगेन सेम, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, इसके अंदर अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। C2H5OH दूसरे C2H5OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये बीच में आएगा ना तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो व्हेनेवर देयर इज अ पुअर इंटरेक्शन और देयर इज अ गुड इंटरेक्शन, मतलब पुराने वाले से अगर इतर इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करेगा, वो रॉबर्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। चाहे अच्छा इंटरेक्शन हो चाहे खराब, अगर सेम इंटरेक्शन है तो अच्छा है, तब तो आइडियल सॉल्यूशन। अगर डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ पर देखो, ये ना, ये खुद तो अपना क्या बनाते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये बीच में आके डिस्टर्ब करेगा, मतलब सेम टाइप का इंटरेक्शन नहीं है, तो सर्टेनली आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ लीनियर अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे इसका C2H2 अगर बनाओगे तो ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H। हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा तो ये शेप इसका लीनियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर BeH2 को बनाओगे तो बेरिलियम बीच में आएगा, 2 हाइड्रोजन है, अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन। CO2 का चित्र बनाओगे तो C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे ना फिर से sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp और जो शेप है वो कैसा होगा, लीनियर। लेकिन इसका जब बनाओगे तो एक लोन पेयर आ जाएगा। इसको भी ऐसे नहीं बना देना कि सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब बनाना तो ऐसे ही है, लेकिन यू कैन सी कि यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है। और ये जो लोन पेयर है, जब ये रिपल्शन करेंगे ना तो ये बेंट हो जाएगा, तो इसका शेप बेंट है। तो अभी तो हमसे पूछा गया कि कौन लीनियर नहीं है, तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, इट इज ऑफ बेंट शेप। रेसमिक मिक्सचर किसे कहा जाता है? रेसमिक मिक्सचर उसे कहा जाता है जब 1:1 मिक्सचर हो, किसका, इनैंशियोमर का, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर होना चाहिए। अब 2 इनैंशियोमर हैं, एक R है एक S है, तो R जो है वो लाइट को एक तरफ रोटेट करेगा, S एक तरफ रोटेट करेगा। या फिर आप D और L से समझ लो, एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है, तो दोनों अलग अलग करेंगे, दोनों का बराबर मात्रा में लोगे तो जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो करेगा। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी मतलब वो लाइट को कहीं भी नहीं ले जाएगा, और ऐसे मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, तो डाइक्रोमेट का चित्र बनाओगे तो क्रोमियम है, इसमें 2 एक ब्रिज टाइप का लगा रहता है, और इसके अलावा यू विल फाइंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर देखो, ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, इन 3 बॉन्ड में चलता रहेगा रेजोनेंस, क्योंकि ये नेगेटिव जो दिख रहा है, ये नेगेटिव यहीं तो रुका नहीं रहेगा। ये नेगेटिव जो है, ये चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड एंड बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, और ऐसा ये तीनों के साथ करता रहेगा। तो इन तीनों के साथ जब ये बिहेवियर शो करेगा तो फिर इन तीनों का बॉन्ड लेंथ तो सिमिलर हो जाएगा, 3 इधर के और 3 इधर के, मतलब 6 क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। और एक इसमें प्रेजेंट होगा CrO-Cr बॉन्ड, 6 इक्विवेलेंट CrO बॉन्ड्स एंड 1 CrO-Cr बॉन्ड। एक बात और ध्यान रखना, ये जो है ना, ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं करता कि यहाँ पर लोन पेयर है और इसके साथ रेजोनेंस करके और इसको इधर की तरफ भेज दे, ये रेजोनेंस नहीं होता। ये ब्रिज वाला जो ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेते। COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, whereas the COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर। सही बात है। अल्कोहल को अगर बनाओगे तो अल्कोहल में इस तरीके का चित्र बनेगा, ROH। आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, एंड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ये रिपल्शन करेगा, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से कम हो जाएगा। और दूसरी बात, ईथर के अंदर अगर देखोगे तो वो रिपल्शन तो है ही है,
लेकिन साथ ही साथ दो बल्कि आर ग्रुप लगे हुए हैं, और ये जो आर ग्रुप है ये थोड़ा सा बॉन्ड एंगल को बढ़ा देंगे। तो यहाँ ये टेट्राहेड्रल से कम है क्योंकि लोन पेयर है। टेट्राहेड्रल तब मानते हैं जब लोन पेयर ना हो, और ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड एंगल को कम करेगा, यानी जो बात लिखी है वो भी सही लिखी है, और जो दूसरी लिखी है कि इसका स्लाइटली ग्रेटर होता है ये भी सही लिखा है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ बल्कि एल्काइल ग्रुप। रिपल्शन बिटवीन द टू बल्कि आर ग्रुप इज द रीजन, और इसी की वजह से बॉन्ड एंगल ईथर में स्लाइटली ग्रेटर होता है। दो स्टेटमेंट, एक असर्शन एक रीजन। असर्शन है ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी। देखो ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं जो सारी रेडिएशन को, हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करे और एमिट भी करे। सूर्य एक ब्लैक बॉडी है, सन। ये कॉन्सेप्ट मन में नहीं होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी ब्लैक होता है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो असर्शन तो सही लिखा हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय ए बॉडी गोज फ्रॉम अ लोअर फ्रीक्वेंसी टू अ हायर फ्रीक्वेंसी विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो वेवलेंथ होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वेवलेंथ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी गोज फ्रॉम लोअर टू हायर विथ एन इंक्रीज। तो ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द रीजन, यानी सेकंड ऑप्शन लगा देंगे इस सवाल में। इनके अंदर क्या आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है, तो ये ऐसे लोगों को बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमर। क्यों? इनका आयोनाइजेशन करोगे तो ब्रोमाइड मिलेगा, और इनका आयोनाइजेशन करोगे तो क्लोराइड मिलेगा। जब आयोनाइजेशन करने से अलग अलग आयंस मिलें तो उस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो मान लो कि मैं ये एसिटिक एसिड को ले लेता हूं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O और H ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O और इधर CH3 है, एंड दिस विल बी O एंड H। तो ये NCERT में भी इस तरीके का चित्र बना हुआ है, बढ़िया, ये अच्छा खासा ये बॉन्ड बनाते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर है क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। ये वेपर स्टेट में भी अपना हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ते नहीं है। आइसोथर्मल कंडीशन में 1 मोल आइडियल गैस, आइडियल गैस है, 1 मोल है, यानी एक जानकारी तो मिल गई कि N इज इक्वल्स टू 1 है। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें रेशियो ऑफ वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जो कि 20 ATM इनिशियली हेल्ड एट 20 अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर एट 298 केल्विन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। देखो जब इरिवर्सिबल वर्क डन निकालोगे तो इरिवर्सिबल वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला होता है, -P डेल्टा V। माइनस करोगे प्रेशर। अब देखो प्रेशर 20 वाला लें कि 10 वाला लें, तो 20 तो इसका शुरुआत में प्रेशर था, इनिशियल, और बाहर का प्रेशर कितना कर दिया गया 10 ATM, और उसी के अगेंस्ट ये क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। भाई अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का कम है तो एक्सपेंड होगा, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर लेना रहता है, यानी हमें 10 ATM लेना रहेगा। तो माइनस के आगे मैंने लगा दिया 10 ATM। वॉल्यूम में चेंज कितने का आया है, 1 लीटर से 2 लीटर हुआ है, तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो ये -1 आ जाएगा। तो इट विल बी 2 - 1, तो ये 1 आ गया, तो वर्क डन कुल मिला के मेरे पास -10 आ गया। अब इसके बाद कह रहे हैं ये तो इरिवर्सिबल वर्क हुआ। रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। दोनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं, -2.303, n माने 1 मोल, R रखेंगे 0.082, टेम्परेचर 298 इंटू लॉग लिखेंगे, वॉल्यूम बाद में 2, इनिशियली 1। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो ये log 2 माने 0.3 हो जाएगा। 298 को लगभग 300 मान लेंगे गुणा करते समय, और गुणा करेंगे 0.082 से, और माइनस में रहेगा 2.303 बचा इधर की तरफ। तो ये जो होता है इसका गुणा आता है 24.6। 24.6 को इधर से गुणा करोगे लगभग 8 के करीब आ जाएगा। ये 1/3 है लगभग,
तो 24 मतलब 8 के करीब आ गया, और 8 को गुणा करोगे 2.3 से तो 8 गुणे 2 16.9 आ जाएगा। तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली -16.9, मतलब लगभग ही आएगा, 17 के करीब आ जाएगा मान के चलो। अब इन्होंने कहा है दोनों का रेशियो बताओ, तो रेशियो 17/10 करोगे तो इट विल बी 1.7। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1.7 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले पे रखा, गुणा भाग करा तो मेरा 17 आया, इस पे रखा 10 करा, दोनों का रेशियो निकाला, 17/10 करेंगे 1.7 आ जाएगा। प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस, सही बात लिखी है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्योर एनिलीन और जो अदर एराइल अमीन्स होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं। एराइल अमीन्स गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन, ये गड़बड़ लिख दिया इन्होंने, सब सही लिखा, लास्ट में गड़बड़ कर दी। रिडक्शन नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है ना, तो वो ऑक्सीडेशन करती है, तो कलर तो चेंज हो जाता है बट ऑक्सीडेशन से होता है, रिडक्शन से नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, यानी करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट, पहला रिलेशन अगर आप देखें तो ये होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब W की जगह अगर आपको P डेल्टा V लिखना है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू माइनस P डेल्टा V होगा। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला माइनस P डेल्टा V होता है, तो ये रिलेशन तो गलत हो गया। H इज इक्वल्स टू डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल H माइनस T डेल्टा, इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। डेल्टा S इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ये सही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। और H इज इक्वल्स टू यू माइनस पीवी नहीं बल्कि U प्लस पीवी होता है, तो B एंड C ओनली आर करेक्ट। एंथैल्पी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क का सम होता है, तो U प्लस पीवी यहाँ पर होना चाहिए, माइनस पीवी लिख दिया गया तो गड़बड़ लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, तो देखो सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं। अब आप कोई एक सॉलिड इमेजिन कर लो, आइस बेस्ट है, इसको लिक्विड बनाते हो वाटर, तो यह प्रक्रिया कैसी होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडो मतलब इसको हीट पसंद है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड भागेगा तो लिक्विड बढ़ेगा और सॉलिड घटेगा। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, एडिंग हीट, या फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या हीट ऐड कर रहे हो यानी गर्म कर रहे हो, तो सॉलिड कम होगा लिक्विड ज्यादा होगा, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस गलत लिखा है, सॉलिड डिक्रीज होगा। टेम्परेचर टू इंक्रीज टेम्परेचर टू डिक्रीज से कोई लेना देना है नहीं, टेम्परेचर वैसे बढ़ेगा हीट ऐड करने पर, उधर भी जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे कुछ भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। ये जरूरी बात है कि जब इक्विलिब्रियम चल रहा होता है, मेल्टिंग चल रही होती है, तो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है, तो आपको पता है ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मोस्ट मेटेलिक बिस्मथ हो जाएगा। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और ग्रुप 15 में सबसे नीचे बिस्मथ आता है और नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। आईयूपीएसी नेम नियोपेंटेन का लिखना है, तो नियोपेंटेन कैसे लिखा जाता है, CH3C, यहाँ भी CH3 इधर भी CH3, नियोपेंटेन एनसीईआरटी ने अलग से करके मेंशन करा है। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करोगे तो ये आएगा 1 2 एंड 3, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, तो द नेम विल बी 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो 2 पे 2 मिथाइल लगे है, ये प्रोपेन, तो करेक्ट नेम फर्स्ट हो जाएगा। इसमें से कौन कौन सा मोनोसैकेराइड है, राइबोज 5 कार्बन का शुगर है, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर, इट इज अगेन अ मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज इज अ 6 कार्बन शुगर, ये भी, तो A B एंड C तो मोनोसैकेराइड। माल्टोज और सुक्रोज ये दोनों जो है वो डाइसैकेराइड है। सुक्रोज जो होता है वो किससे बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से, और वो दोनों ग्लूकोज से बनता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A B एंड C ओनली, ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अगर सेलुलोज, गम, जेलेटिन आदि इत्यादि देखें तो ये पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है। AR आ गया अपने पास, एक एटॉमिक साइज इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, गलत लिखा है। आपको पता है कि जब आप एक पीरियड में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और एटॉमिक साइज जो है वो घटता है, तो यहाँ इंक्रीजेज लिखा है, गलत लिखा हुआ है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन, ये सही बात लिखी है। भाई जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर बढ़ता है
एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर होता क्या है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली किसको खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को। तो वही बात लिखी है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, यानी चौथा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेक्लांसे सेल इज NH4Cl एंड ZnCl2। ये थ्योरी का पॉइंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बैटरी वाला एक अलग सेक्शन दिया है, वहां आपको इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI, तो इसको कभी भी GI और OI के रेस्पेक्ट में चेक करना हो तो यहाँ पर आप देखो ये मेटल है, ये 3 एक जैसे हैं और ये एक जैसा है, तो Ma3B3 ये GI शो करता है, और इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, एक फेशियल और एक मेरिडोनियल, और ये दोनों ही आइसोमर एनसीईआरटी ने चित्र बना के अलग से प्रॉपर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसके 2 GI बनेंगे, एक फेशियल बनेगा और एक मेरिडोनियल बनेगा। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर पूछा गया है, तो आप जानते हैं कार्बन के अंदर बहुत तगड़ा कैटेनेशन होता है, और ये बिल्कुल सेम आपको मिल जाएगा ग्रुप 14 में, पी ब्लॉक एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सेम बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है। कार्बन बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, इसलिए कैटेनेशन बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ हाई कैटेनेशन ये जो कार्बन है बहुत सारे अपने कंपाउंड भी बनाता है, इसीलिए इसकी केमिस्ट्री को ही अलग कर दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। जिंक Ni+2 और क्रोमियम +3, तो देखो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d10। अब Zn+2 जब बनाओगे तो ये कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, 4s2 से, तो ये बना लेगा 3d10, यानी इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो गया कलरलेस। इसके अलावा अगर देखो Ni+2, तो इसको सीधे मैं +2 का लिख रहा हूं तो इट इज 3d8, और इसके अलावा अगर आप क्रोमियम +3 को लिखेंगे तो सादा क्रोमियम जो होता है 4s1 3d5 होता है, नॉर्मल क्रोमियम इज 4s1 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये 3d3 बचा, यानी यहाँ भी अनपेयर्ड है यहाँ भी अनपेयर्ड है, तो ये दोनों तो कलरफुल हो जाएंगे, Zn+2 कलरलेस हो जाएगा। ओनली Zn+2 इज कलरलेस, बाकी दोनों क्या है कलरफुल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विथ लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करने का 3 डिग्री सबसे तेज, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कारण क्या है, क्योंकि C+ मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इस तरीके से क्रम चलता है। अब इस वाले कंपाउंड को अगर आप देखें तो ये प्रोपेन 2 ऑल है, तो ये मैंने प्रोपेन बनाया, 2 नंबर पे ऑल लगाया और 2 पे ही मिथाइल भी लगा हुआ है, तो यू कैन सी इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल विल रिएक्ट फास्टेस्ट, इमीडिएट टर्बिडिटी आती है लुकास रिएजेंट के साथ, उससे धीमे रिएक्ट करते हैं 2 डिग्री और सबसे स्लो रिएक्ट करते हैं 1 डिग्री। इवन 1 डिग्री जो होते हैं वो तो बेचारे रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट भी नहीं कर पाते। HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑब्वियसली दिख ही रहा है, और पोलर कोवेलेंट। पोलर क्यों है, क्योंकि क्लोरीन का En ज्यादा है, तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, तो 2 बातें महत्वपूर्ण याद रखो। एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का, एलिफैटिक ज्यादा अच्छा रिएक्ट करते हैं, एलिफैटिक रिएक्ट वेल इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp, कार्बोनिल कार्बन। ये वाले कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी बढ़िया रिएक्टिविटी होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक ही यहां पर करता है। अच्छा, इस पे पॉजिटिव कब बढ़ेगा, जब कोई इससे खींचेगा, तो खींचने वाले लोग बढ़ाते हैं -m -i, और ना खींचने वाले लोग घटाते हैं, तो +m+i वाले घटाते हैं। तो अब इन 4 में से सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि भाई एलिफैटिक एरोमेटिक कौन से हैं, तो पता चल गया A और B तो आगे आएंगे क्योंकि एलिफैटिक है। उनमें भी इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा +i लगा है, +i क्या करता है, घटा देता है, तो इसका मतलब ज्यादा बेटर रिएक्ट कौन करेगा, SCHO। तो इन दोनों में से A सबसे आगे हो गया, उसके बाद B आ गया। अब डिसाइड कर लेते हैं इन दोनों में ये खींचने वाला ग्रुप है तो ये अच्छा रिएक्ट करेगा, और D सबसे पीछे चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा A, B, C एंड D।
मैच करना है 88 ग्राम CO2। तो 88 डिवाइडेड बाई 44 बराबर 2 मोल आ जाएगा। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, तो इसको मैच कर लेंगे 2 मोल के साथ। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यहाँ N/Na लगा दोगे मोल का फॉर्मूला, तो ये 1 मोल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, तो इसको मैच कर देंगे 1 मोल के साथ। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4, यहाँ 5.6 दिया है, 22.4 से डिवाइड करोगे 1/4 आएगा, ऑल्सो कॉल्ड 0.25। तो इसको मैच कर देंगे किसके साथ 0.25 के साथ। और जो लास्ट बचा है 96 ग्राम, यहाँ O2 होना चाहिए, ये 3 मोल है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 है, डिवाइड करोगे तो 3 मोल आ जाएगा, यानी ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड, ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड, सी के साथ फर्स्ट, यानी पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू AE⁻ EA/R T। अब अगर मैं इसका नेचुरल लॉग लेता हूं तो ये बन जाएगा ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT, ये बन जाएगा समीकरण। अब यहां मैं अगर ग्राफ बनाता हूं, इसको y की जगह पर रखा है, इस इक्वेशन में मैं ग्राफ अगर बनाऊं और मैंने इसको अगर रखा है एट द प्लेस ऑफ y, तो y बराबर ये हो जाएगा माइनस, और ये इतनी चीज हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा स्लोप -m, 1/t जो है ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा +c, तो -mx + c, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा विथ नेगेटिव स्लोप। और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप EA/R के बराबर होगा, तो EA/R इज इक्वल टू स्लोप। अब यहां पर जरा स्लोप देखो कितना होगा, स्लोप बराबर होता है y/x, y दिया है 20, x दिया है 5, तो m यानी स्लोप बराबर आ गया 4, माइनस में आएगा ऑब्वियसली, नेगेटिव स्लोप होगा। तो यहां मैं लिखूंगा EA मुझे निकालना है, अपॉन R की वैल्यू कितनी, वो डिपेंड करेगा यूनिट कौन सी लेनी है, तो R को मुझे 2 कैलोरी लिखना है और स्लोप है 4, तो EA 4 × 2 बराबर 8 आ जाएगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखो EA का निकालना था, R की वैल्यू 2 इन्होंने दे रखी थी और 4 अभी मेरा स्लोप निकल के आया है, तो आई विल पुट दैट इनटू द इक्वेशन। प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड बाय एन अमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन एंड अल्कली। प्राइमरी अमीन हैज, देखो RCO, ये है अमाइड NH2, इसको अगर आप Br2 और KOH या फिर NaOH के साथ ट्रीट करें, अल्कली के 4 मोल लेने पड़ते हैं, तो ये RNH2 बना देता है प्राइमरी अमीन। इट्स अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अमीन, जिसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं। इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो एक CO गायब है, यानी 1 कार्बन एटम लेस देन अमाइड आपको अमीन के अंदर देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे आते हैं। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है बेलिस्टीन टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज किया जाता है हैलोजन को डिटेक्ट करने के लिए, सही बात लिखी है। इट गिव्स ब्लू और ग्रीन कलर व्हेन हीटेड ओवर कॉपर वाइज लूप विथ हैलोजन, सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप ये नहीं जानते थे तो अभी आप इसको ना मानसिक रूप से तैयार कर ले। एक तो कंपाउंड के टेस्ट करने में आता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आजकल ऐड हो गया है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हालांकि बेलिस्टीन टेस्ट का डिटेल आपके एनसीईआरटी में एज सच नहीं दिया हुआ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, तो एनर्जी किससे डिसाइड करते हैं, N+L रूल से डिसाइड करते हैं। 5p मेरे पास है, 4f है, 6s है और 5d है। सबका N+L निकाल लेते हैं। 5 और इसके लिए लिखेंगे 0 1, 5 + 1 = 6। 4 लिखेंगे 0 1 2 3, तो 4 + 3 = 7। यहाँ लिखेंगे 6 + 0 = 6 और यहाँ लिखेंगे 5 + 2 = 7। अब इसमें देखो 7 वाले 2 लोग आ गए, 4f और 5d। तो जब सेम N+L आ जाए तो जिसका N ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो सबसे आगे आ जाएगा 5d, फिर उसके पीछे आएगा 4f, फिर उसके पीछे एनर्जी में 6 वालों में कौन आएगा, 6s, और सबसे पीछे आएगा 5p। तो 5p भरोगे, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, दिस विल बी द ऑर्डर।
तो 5p 6s 4f 5d, आई थिंक सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, असत्य की तलाश पे निकले हैं, नॉट को अंडरलाइन कर लेते हैं। डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, सही बात है। सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा वीक होता है पाई बॉन्ड से, ये गलत लिखा है। सिग्मा जो होता है वो मजबूत होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बनता है हेड ऑन ओवरलैप से, पाई बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो सिग्मा जो होगा वो स्ट्रांग होगा, ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है उसमें। डबल बॉन्ड मजबूत होता है सिंगल से, ये सही बात है। कोवेलेंट इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बात भी गड़बड़ ही लिखी है। कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से हमेशा तो नहीं होता है कमजोर, दोनों में वेरिएशन हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड, ये तो गलत लिखा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मुझे नॉट करेक्ट ढूंढना है तो मैं सेकंड के साथ जाऊंगा। द इक्वेशन K is equals to this is followed for the decomposition of compound A, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है। इसको ऐसे लिखते हैं K is equals to 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 12। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। E की पावर लिखा है माइनस 26,000 K बाई टी। K माने केल्विन, या जो भी लिखा हो, K मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी देखते हैं कि क्या लिखा है। अब पहले तो ना इसको मैं कंपेयर करता हूं किससे, अपनी इक्वेशन से। तो इक्वेशन होती है K इज इक्वल्स टू A E की पावर माइनस EA बाई RT। इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि EA बाई R की जगह पर लिखा है 26,000, ये बात तो फिक्स हो गई। EA को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। R की वैल्यू कौन सी लेनी है, ये लिखा हुआ 8.314, तो यहां लिख देंगे 8.314 इज इक्वल्स टू 26,000। अब इसको गुणा कर लेंगे 8 से, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। और आंसर मुझे किस में देना है, किलो जूल में देना है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 8 से गुणा करने पे, 26, मतलब 0 0 तो चले ही जाए, ऐसा 3 0 से इसको 3 ये बाहर कर देते हैं। अब मुझे कुल मिला के 8,314 गुणे 26 करना है। तो कैसे गुणा करूं मैं इसको, अगर मैं इसको 25 मान लूं तो 25 गुणे 8 लगभग कितना होता है 200, और 25 गुणे 3 75, तो 75 मतलब 275 समथिंग के करीब आएगा। तो मैं 260 टिक कर लूंगा। मतलब मैं ये इसको प्रमोट नहीं करता कि आप भी ऐसे टिक कर लें, बट आप जो है ना इसको प्रॉपर करके देखेंगे कैसा आता है अप्रोक्सीमेटली, तो गुणा कर लें। ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मतलब मैं वो जगह कम है इसलिए नहीं करना चाहता, समझ रहे हो तुम लोग, बहाना मेरा है। द pH वैल्यू ऑफ 10m सॉल्यूशन ऑफ HCl, 10m HCl का pH निकालो। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस की जगह 10 लिख देंगे, लॉग 10 1 होता है तो -1 आ जाएगा pH। अब -1 अगर ऑप्शन में है तो बहुत ही खुशी की बात है, नहीं है तो लेस देन 0 लगा देंगे। -1 लेस देन 0 होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बेंजोइक एसिड लिखते हैं। बेंजोइक एसिड कैसे लिखा जाता है, ये है बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, HNO3 और H2SO4 से। तो आपको पता है HNO3 और H2SO4 जो होते हैं ये कौन से एजेंट होते हैं, दे आर नाइट्रेटिंग एजेंट ना, तो नाइट्रो लगाएंगे। अब ये मेटा डायरेक्टिंग है तो ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पे लगाएंगे, और मेटा पोजीशन पे अगर लगाओगे तो ये COH बन जाएगा और यहाँ NO2 लगेगा। बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, तो इसको लिखेंगे तो 1 2 3 नंबरिंग करूं तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। करेक्ट नेम विल बी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात इतनी ही थी कि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है तो मेटा पे लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, एक ही है, ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन जो होता है किसी भी अमाइनो एसिड में एक ये COH और NH2 ग्रुप तो होगा ही, अगर वो अल्फा अमाइनो एसिड है, क्योंकि अमाइनो होना चाहिए एसिड होना चाहिए। एक हाइड्रोजन भी फिक्स है, एक ये वेरिएबल ग्रुप होता है। ग्लाइसिन में ये वेरिएबल ग्रुप पे H लिखा रहता है, तो ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं हो पाया, और कायरल नहीं है तो एकमात्र अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आंसर ग्लाइसिन होगा, सिंपलेस्ट भी है। द ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी OF2, इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। फ्लोरीन का -1 होता है तो दोनों मिला के -2 हो जाएगा, इनका नहीं पता तो x बराबर 0 कर दो।
यहाँ से x बराबर +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव शो नहीं करता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव शो करता है। और दो कंपाउंड हैं OF2 और O2F2, यही दो कंपाउंड बाहर निकाले भी गए हैं। अगेन वी हैव अ असर्शन एंड रीजन। असर्शन है TiH2O6। तो टाइटेनियम का वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d2। अगर मैं टाइटेनियम को +3 में रखूंगा तो दो यहां से निकाले एक यहां से निकाले, यानी 3d1 बना, एक अनपेयर्ड तो बाकी है। और स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1। अगर आपने इसका +3 बना दिया तो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, यानी कुछ बचेगा ही नहीं, 4s0 3d0। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कलरलेस है और ये कलर्ड है, सही लिखा है। मतलब बात ये दोनों तरफ से सही लिखी हुई है कि एक ये कलरफुल है और एक ये कलरलेस है। अब इसके बाद इसका जो रीजन देखेंगे वो है कि डी ट्रांजिशन और नॉट पॉसिबल। सही बात लिखी, जब डी है ही नहीं तो काहेगा डी ट्रांजिशन कराएंगे। तो ये सही भी है और इसका रीजन भी है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मैं सत्य की तलाश में निकला हूं, ट्रूथ ढूंढने निकला हूं। पहला, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन विथ हैलोजन इज F2Cl2Br2I2। सही लिखा है। फ्लोरीन वायलेंट रिएक्शन करता है, इसको डार्क में कराते हैं नहीं तो दग जाएगा पूरा मटेरियल। और आयोडीन रिवर्सिबल होता है, तो ये ऑर्डर जो लिखा है वो सही लिखा है। सबसे तेज फ्लोरीन रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन बाई 3:1, ये भी सही लिखा है क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है एल्केन के अंदर। और फ्री रेडिकल में सबसे बढ़िया 3 डिग्री रहेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्कीन इज अ वेरी स्लो, ये गलत लिखा है। फ्लोरिनेशन फास्ट होता है, बहुत फास्ट। आयोडिनेशन इज टू वॉयलेंट, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। आयोडिनेशन बहुत, ये दोनों उल्टे लिखे हुए एक दूसरे के। हैलोजिनेशन रिएक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल, ये भी सही बात लिखी है। तो ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, यानी A, B एंड E वाला मैं ढूंढूंगा। तो करेक्ट आंसर मेरा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे, द रेट कांस्टेंट इज दिस एंड इफ द रेट इज दिस, तो कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट बताती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। कैसे पहचाना मैंने, पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के पहचाना, तो R बराबर लिखेंगे K N2O5। यहां अगर आपने पावर 2 लगा दिया सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दे रखा है 3.1 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे N2O5 लिख देंगे। और रेट का वैल्यू कितना दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻5, 2.4 इंटू 10⁻⁻5। ये -5 कट गए। यहाँ से अगर N2O5 को निकालना चाहते हो तो कितना आएगा, इट विल बी 2.4 डिवाइडेड बाई 3.1। दशमलव दशमलव हटा दो, 3 गुणे 8, लगभग 8 के करीब आ जाएगा। तो 3 मान लेते हैं ना इसको, 2.4 को 8 के करीब इसका आंसर आना चाहिए। तो या तो कहीं एक दशमलव मिसिंग है या तो कुछ गड़बड़ है। अगर इसके हिसाब से चलें तब तो 8 ही आ जाएगा, है ना, दशमलव दोनों में सेम जगह आ रहा है। और देयर माइट बी सम डेसिमल मिसिंग इनटू दिस क्वेश्चन, या फिर आंसर ये 2.4 हो गया। बाकी सब तो सही दिख रहा है मुझे, बाकी मुझे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही। 3.1, 2.4, 10⁻⁻5 -5 सब सही चल रहा है। मैं कुछ गड़बड़ नहीं, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ स्वयं। यहाँ 0.80 आएगा, थोड़ा सा मेरा दिमाग इधर उधर हो गया, नो प्रॉब्लम। इसलिए आएगा भाई, ये ऊपर 2.4 लिखा हुआ है और नीचे दशमलव काट थोड़ी दोगे, 3 मान लो इसको लगभग, तो इसको काटोगे तो 0.8 आएगा अप्रोक्सीमेटली। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। मैंने दशमलव काट दिया तो वो 24/30 हो जाएगा ना फिर, तो दैट इज द प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, अगले सवाल पे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इज कन्फर्ड व्हेन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो याद करना है इसको, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैग्नीशियम की प्रेजेंस है ये सबसे अंत में चेक करी जाती है ग्रुप 6 वाले रेडिकल में। और ये आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक वाली है उसमें पढ़ाया जाता है, याद करने का मुद्दा है। ड्यूमास मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन द फॉर्म। ड्यूमा में नाइट्रोजन को मेजर करते हैं। ड्यूमा और जेल्डाल दो अलग अलग मेथड हैं। ड्यूमा के अंदर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है। अगेन ये बात भी नॉलेज वाला पॉइंट है, समझने जैसा नहीं है। आप प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एंड डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे मिल जाएगा। रेजिस्टेंस 0.2 m है सॉल्यूशन का, नहीं
0.50 m. The specific conductance is this. If resistance of 0.4 m solution of the same electrolyte is 260, its molar conductivity is. तो मैं सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ. तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? इट इज कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी. अब लैम्डा एम मुझे निकालना है. मोलैरिटी मुझे कितनी दे रखी है? 0.2 m शुरुआत में ही दे दी गई है. इफ रेजिस्टेंस ऑफ द 0.4 m सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज दिस, इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज. तो ठीक है, 0.4 m मुझे मोलैरिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. अब मेरे पास इन 2000 और कप्पा लिखने का मामला रह गया, मतलब मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लूँ. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसका कैसे निकालेंगे? तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कप्पा इज इक्वल्स टू L बाई A इंटू 1/R. अब इसका 1/R यानी रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 1/260 हो जाएगा. L बाई A यानी सेल कांस्टेंट मुझे निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे रिलाई करना पड़ेगा इस वाले डेटा पे. इस डेटा से सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ ये देखो कप्पा दे रखा है, तो कप्पा इज इक्वल्स टू L बाई A यानी सेल कांस्टेंट इंटू 1/R हो जाएगा. कप्पा कितना दे रखा है? 1.3 इज इक्वल्स टू L बाई A में निकालूंगा 1/R, तो इसको G स्टार ही मान लेते हैं, सेल कांस्टेंट इंटू 1/R यानी 1/50. तो यहाँ से देखो G स्टार आ गया 50 इंटू 1.3, मतलब ये हो जाएगा 65 इज इक्वल्स टू G स्टार. इस G स्टार को यहाँ लिख देते हैं 65, तो इससे मेरे पास कप्पा आ जाएगा, और इस कप्पा को उठा के मैं यहाँ रखूंगा तो ये बन जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 260. तो ये लगभग 4 हो जाएगा, और 4 से 4 को काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा. 650 के करीब मेरा आंसर आना चाहिए. तो आई विल गो विथ 625. बट प्रॉब्लम ये है कि मीटर में चलना है, तो मुझे इसमें, तो जब इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये जो आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आया. इन द केमिकल चेंज, ये जो पहला फर्स्ट चेंज है, एनिलीन को जब एडोटाइजेशन रिएजेंट के साथ कराते हैं तो डाई एजोटाइजेशन हो जाता है और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है. अमीन चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये. और इसको अगर आप HbF4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इट्स अ वे ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू फ्लोरोबेंजीन. इसके ऊपर फ्लोरीन लगाने का ये बढ़िया तरीका है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फ्लोरोबेंजीन. फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट. सीधा सीधा रिएक्शन है, एनसीईआरटी मेंशन्ड है. जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओ तो फिनॉल का ऊपर का OH कट जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है? बेंजीन रिंग बचती है. इट्स अ वेरी गुड रिएक्शन, वेरी पॉपुलर रिएक्शन. विच विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनीसोल. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एनीसोल कौन है. तो एनीसोल का मतलब हुआ कि अगर बेंजीन रिंग के साथ OCH3 लगा हुआ है तो इसे एनीसोल बोलते हैं. और अगर बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है क्या? OC2H5, तो उसको फेनिटोल बोलते हैं. अब इसमें देखो ना, ये जो चौथा रिएक्शन है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मेंशन करा गया. ग्रिग्नार्ड की एक खासियत होती है दो. पहला तो उसके अंदर R- होता है, न्यूक्लियोफाइल है जो हर जगह जाके चिपक जाता है, मतलब R- कैन गेट अटैच्ड टू ऑल द प्लेसेस वेयरएवर इट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. तो पहला तो इसका ये रिएक्शन हो गया. तो इसकी एक खासियत है कि इसके पास प्रेजेंट होता है R-, तो न्यूक्लियोफाइल वाले सारे रिएक्शन देता है. दूसरा, ये जो इसके अंदर CH3- है ना, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस भी है. तो इसको अगर कहीं से H खींचने का मौका मिल गया तो वो H को खींच लेगा. तो इस रिएक्शन में ना ये CH3 इससे H ले लेगा. फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तो H लेके बना लेगा मीथेन. तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज फिनॉल, और फिनॉल से रिएक्शन करने के बाद ये CH3MgBr जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसमें से ना H को निकाल ले जाएगा और इसमें मीथेन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा. तो चौथे वाले में आपको नहीं मिलने वाला है क्या? एनिसोल. यानी करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड. तो देखो ये जो पहला वाला है, अगर ये धुंधला दिख रहा है इसमें, तो पेपर में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डबल बॉन्ड NH. देखो कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे अमीन बोलते हैं, एमीन.
और अगर डबल बॉन्ड NH है तो उसको इमीन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड इज एमीन, डबल बॉन्ड इज इमीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको इमाइन नहीं बोलते हैं बल्कि साइनाइड बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कंपाउंड लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड N एंड OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। और जब ये जुड़ता है इसके साथ तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सिम। जब ये किसी कार्बोनिल के साथ जुड़ेगा तो जो बनेगा उसे ऑक्सिम बोला जाता है। तो ये जो है इसको मैच कर लेंगे ऑक्सिम के साथ। अच्छा, ये सारे रिएक्शंस आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में मिलेंगे जहां NH2Z के डेरिवेटिव्स जोड़े जाते हैं। देन आफ्टर ये हाइड्राजीन का जुड़ा हुआ हाइड्राजोन है और ये जो है ये सेमी कार्बाजोन है। तो A के साथ जोड़ा जाएगा थर्ड को, यानी ये दो ऑप्शन गए मेरे पास से। फिर इसके बाद मैं बी को जोड़ूंगा फर्स्ट से, यानी सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, देन सी के साथ आएगा फोर्थ एंड डी के साथ सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, डेल्टा जी का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूले में, -NFE0 सेल। तो यहाँ पर N की वैल्यू देखो, हाइड्रोजन का रिएक्शन चल रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का गेन है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है। तो डेल्टा जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 इंटू एफ की वैल्यू 96500 इंटू E0 को प्लेस करेंगे 0.5332। तो ये लगभग देखो 0.5 का मतलब आधा कर रहा है। और 96,500 को अगर मैं जूल में नहीं बल्कि किलो जूल में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 से भाग भी देना पड़ेगा किलो जूल करने के लिए। तो इसमें से 2 जीरो मतलब ये 96.5, 96.5 का मतलब लगभग 100 मान लो। तो 100 का आधा, यानी मैं करेक्ट आंसर टिक कर दूंगा 51 को। -51 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब आप अप्रोक्सीमेशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये आपका हो गया टेस्ट नंबर 10। समय के साथ साथ हम लोग आ गए टेस्ट नंबर 10 पे। 6 टेस्ट अभी आपके पास अभी और हैं और आज मुझे लगता है कि 15 या 16 तारीख है। तो आप रिकॉर्ड में अलग दिन पे कर रहा हूँ, आपको अलग दिन पे मिलेगा। बाय द वे जो भी है 15-16 के करीब जो भी डेट है, तो अभी आपके पास लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 15 ही दिन का आप समय मान के चले। तो यू आर लेफ्ट विथ 15 डेज। बड़ा अच्छा फील होता है इस टाइम पे। अच्छा, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एक नई चीज़ होती है जो मुझे याद है, मुझे मेरे टाइम की पढ़ाई से याद है कि जो जो कॉन्सेप्ट इस टाइम समझ में आ जाते हैं ना, दिमाग बड़ा तेज चलता है, बड़ी नई नई बातें समझ में आती हैं अगर आप पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको थोड़ा बहुत ये भी फील होता है कि अगर साल भर ये काम कर लेते इसी एफिशिएंसी के साथ तो बिल्कुल AIR 1 फोड़ के चले आते। तो कोई बात नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा फील ही होगा। तो पुरानी बातों को भूल जाएं, नई पढ़ाई करते रहें करते रहें करते रहें। रिजल्ट ऑल ऑफ सडन ही आता है, किसी को पहले से भरोसा नहीं होता कि इस साल मेरा AIR 1 आने वाला है या इस साल में सेलेक्ट होने वाला हूँ। इट ऑलवेज कम्स एज अ कि आ गया ऐसे करते रहे और एक दिन आपको पता चलता है कि व्हाट्स सिलेक्टेड है ना, सिलेक्शन हो गया। तो मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट में उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें, समय व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और हिम्मत तो कतई ना हारें। ऑल द बेस्ट।